एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडियो टेक पे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि और सारी वीडियो के साथ साथ ये भी क्या होगी, अल्टरनेट डे पे या जब भी टाइम लगेगा तो ये आती रहेगी, क्योंकि ये क्या करेगी, आपको क्विक रिव्यू करेगी जिससे कि हम मोर एंड मोर क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है, कम समय में। तो इस सीरीज का नाम है रैपिड फायर सीरीज, ठीक है। इसमें हम कम समय में क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और कौन कौन से एग्ज़ाम, हमारे जितने भी हमारे रेडियोग्राफी के वैकेंसी एग्ज़ाम हो गए या फिर हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिससे हम पीजी या फिर डिप्लोमा या फिर यूजी में एडमिशन लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को, आगे चलते हैं इस सीरीज़ में। और अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट नहीं लिया है तो आप जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं, आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब आप टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है अपनी तैयारी को देखने के लिए। तो उसके लिए आप KGMU का लगा सकते हैं, रेडियोग्राफर की सीरीज़ है जो कि एस्पायरेंट टाइप पे मिलेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कुछ टेस्ट इसमें क्या है, फ्री है, कुछ क्या है अगर आपको पूरी चाहिए एक्सेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट को परचेस करना पड़ेगा। और परचेस करने के लिए आप ये हमारे चैनल का इन्फो रेडियो टेक कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 5% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों सीरीजें क्या है, आपको बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर एनरोल करिए। बाकी परचेज़ करने के लिए आप वही कोड यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज के अलावा भी क्रैश कोर्स लेना है तो वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोड का क्या करेंगे यूज, आप इन्फो रेडियो टेक हमारे चैनल का कूपन कोड यूज कर लेंगे तो फिर 5% का क्या मिलेगा, आपको ऑफ मिलेगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। अब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच जॉइंट टाइप अलाउ फ्री मूवमेंट एंड कॉन्टेंट्स ए साइनोवियल कैविटी। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है जो क्या करता है, फ्री मूवमेंट हमें प्रोवाइड करता है और कॉन्टेंट्स करता है साइनोवियल कैविटी को, ठीक है। तो साइनोवियल कैविटी भी पाई जाती है और वहाँ पे फ्री मूवमेंट भी पाया जाता है। तो ऐसे जॉइंट के बारे में पूछ रहा था, ऐसा क्या होगा, साइनोवियल होगा, फाइब्रस होगा, कार्टिलेजिनस होगा, सूचर होगा, तो कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा होगा, साइनोवियल जॉइंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, विच मसल्स टाइप इज स्टेरिएटेड एंड इनवॉलंटरी। तो ऐसी कौन सी मसल है जो क्या है, इनवॉलंटरी भी है, साथ में क्या है, स्टेरिएटेड है, ठीक है। तो स्टेरिएटेड का मतलब होता है रेखित, जिसमें क्या होते हैं, ऐसे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि जो इनवॉलंटरी का मतलब जो वॉलंटरी ना हो, यानी अपनी इच्छा के अनुरूप, हमारी इच्छा के अनुरूप ना चले, हम जैसा चाहें वैसे मूवमेंट ना हो, उसमें क्या हो, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो। तो ऐसी कौन सी मसल होगी, क्या वो स्केलेटल होगी, कार्डियक होगी, स्मूथ होगी, फाइब्रोब्लास्ट होगी, कौन सी मसल होगी, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन बी, कार्डियक मसल होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, विच मेम्ब्रेन लाइन्स जॉइंट कैविटी एंड सेक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो लाइन करती है, घेरती है या लाइन करती है, कवर करती है कौन जॉइंट कैविटी को और सेक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड को। तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो जॉइंट कैविटी को कवर कर रही है और क्या कर रही है, सेक्रेट कर रही है साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल वर्ड आ गया तो इससे हमें पता चल गया क्या होगा, सीरस होगा, म्यूकस होगा, साइनोवियल होगा, क्यूटेनियस होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाएगी, जो क्या कर रही है, सिक्रेट कर रही है जो साइनोवियल फ्लूइड को और जॉइंट लाइन कर रही, घेर रही किसको, कैविटी को, जॉइंट कैविटी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, प्राइमरली मेजर्स बोन्स डेक्सा प्राइमरली मेजर्स क्या। तो डेक्सा क्या प्राइमरली मेजर करता है, क्या वो बोन लेंथ को मेजर करेगा, क्या वो बोन टर्नर ओवर रेट को मेजर करेगा, बोन मैरो फैट को करेगा, बोन मिनरल डेंसिटी को करेगा। तो किसको करेगा वो, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन डी, बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पेट इमेजिंग डिटेक्ट। तो पेट इमेजिंग क्या डिटेक्ट करती है, पेट इमेजिंग डिटेक्ट्स फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय। तो पेट इमेजिंग में जो डिटेक्ट होते हैं फोटॉन्स, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी आधा तक क्वेश्चन पढ़ के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, जल्दी कराने के चक्कर में। तो पेट इमेजिंग जो होती है वो जो पेट इमेजिंग में जो डिटेक्ट होते हैं फोटॉन्स, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, वन सेक, क्या वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनहिलेशन होगा, क्या कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्या ब्रेमस्टर्लिंग होगा। तो कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। पेट में कौन सा अगर इंट्रैक्शन हमें पता है कि पेट में कौन सा इंट्रैक्शन होता है तो उसका आसानी से हम क्या कर सकेंगे, आंसर यहाँ पे कर सकेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनहिलेशन। इसमेम क्या होता है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोड्यूस होते हैं, बट क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटीपैरेलल होते हैं, जो कि 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। 511 किलो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन एम्बोलाइजेशन द प्राइमरी एम इज टू। तो इन एम्बोलाइजेशन द प्राइमरी एम, तो प्राइमरी एम किसका, एम्बोलाइजेशन का पूछ रहा है। क्या होता है, डायलेट वेसल करने के लिए, अक्लूड वेसल को करने के लिए, डिजॉल्व क्लॉट को करने के लिए, या मेजर फ्लो को मेजर करने के लिए। तो क्या होगा, वो करेगा। एम्बोलाइजेशन में क्या होता है, अक्लूड वेसल में जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको क्या करना है, अक्लूड करना, यानी रोकना, यानी बांधना, ठीक है, रुकावट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो वेसल्स को ऐसे जगह से रोकना जहाँ से ब्लड क्या ना कर पाए, बाहर की तरफ ना रिसाव हो सके ब्लड का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग कैथराइजेशन
ड्यूरिंग कैथराइजेशन, कैथराइजेशन के टाइम पे एक गाइड वायर इज यूज टू, गाइड वायर किसके लिए यूज होता है? क्या डिलीवर कंट्रास्ट करता है, इन्फ्लेट बैलून करता है, बैलून को इन्फ्लेट करता है, या फिर करता है प्रोवाइड वेस्कुलर एक्सेस करता है पाथवे, या मेजर करता है क्या, मेजर क्या करता है? प्रेशर को। तो किसको करता है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या होगा? कैथराइजेशन के समय में गाइड वायर का काम पूछ रहा है। गाइड वायर क्या करता है? गाइड वायर करता है, प्रोवाइड करता है वेस्कुलर एक्सेस पाथवे को। तो गाइड वायर क्या करेगा? वेस्कुलर पाथवे को एक्सेस कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, कब? ड्यूरिंग कैथराइजेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? वेस्कुलर स्टंट इज यूज टू। तो वेस्कुलर स्टंट जो होता है, स्टंट के नाम पे हमने सुना होगा कि गांव में या घर में या रिलेटिव्स में किसी ना किसी को स्टंट पड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये आजकल क्या हो गया, बहुत ही कॉमन हो गया है। तो स्टंट क्या होता है? स्टंट क्या होता है? ये हमने नाम सुना है, लेकिन आज जानेंगे स्टंट के बारे में। होता क्या, क्या करता है वो? क्या अक्लूड करेगा वेसल को, क्या मेजर करेगा फ्लो को, क्या डिलीवर करेगा कंट्रास्ट को, या मेंटेन करेगा ल्यूमेन पेटेंसी को। तो क्या करता है स्टंट जो होता है वो हमारे प्लेस होता है ल्यूमन में। किसके ल्यूमन में? वेसल्स की ल्यूमन में प्लेस होता है, और उसके जो स्पेस होता है नैरो स्पेस हो जा रहा होता है। ठीक है, ये वेसल्स हैं, या पहले ये नॉर्मल वेसल्स हैं। ठीक है, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से जो वेसल्स होती है उसमें क्या हो जाता है, ये जो स्पेस है इसके बीच का वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है? कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है या फिर फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वेसल के बीच का जो ल्यूमन होता है वो काफ़ी सकरा हो जाता है, या फिर क्लॉट फॉर्म हो गया यहाँ बीच में, तो क्या हो जाता है? वहाँ पे नैरो हो जाती है ल्यूमन। तो इसी को ल्यूमन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसी ल्यूमन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टंट यूज करते हैं। स्टंट अगर हमने ऐसे यूज कर लिया तो ये क्या करेगा? वेसल्स के ल्यूमन को क्या करेगा? बढ़ा के रखेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मेंटेन ल्यूमन पेटेंसी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? टोमोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बाय। तो टोमोसिंथेसिस जो होती है, टोमोग्राफी या टोमोसिंथेसिस, सिंथेसिस वर्ड लगा है, जो भी टोमो वर्ड लगा है, हमें सबसे पहले इस पे कवर करना है, क्योंकि आप हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो टोमो से रिलेटेड दिए गए हैं, और कन्वेंशनल से कर दिया तो सिंथेसिस हो या ग्राफी हो, उस पर हमें ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? रिकंस्ट्रक्टिंग सेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस रियल टाइम इमेजेस। आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? यूजिंग सिंगल हाई डोज एक्सपोजर, या फिर बेइंग एन आयनाइजिंग फ्री टेक्निक्स। क्या आयनाइजिंग फ्री टेक्निक यूज होगी टोमोग्राफी में या टोमोसिंथेसिस में? नहीं, है तो गलत हो जाएगा। क्या सिंगल हाई डोज होता है? नहीं। क्या प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस रियल टाइम इमेज करेगा? नहीं, टोमोसिंथेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या करेगा? ये कन्वेंशनल के कंपैरिजन में पूछा है, इसलिए हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन ए पे जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन सेक्शन फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन। तो यानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेक्शन को किसके थ्रू? मल्टीपल प्रोजेक्शन के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? स्पेक्ट की फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। ठीक है, स्पेक्ट क्या होता है? सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इमेजिंग प्रोवाइड्स क्या करती है? क्या स्टैटिक प्लानर इमेजिंग देती है, क्या टोमोग्राफिक 3D इमेज देती है, या फिर ओनली पेट इमेज देती है, अल्ट्रासाउंड लाइक इमेज देती है? तो जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, टोमोग्राफिक 3D इमेज देती है। ठीक है, टोमोग्राफिक इमेज का मतलब होता है स्लाइस में इमेज देगी और 3D इमेज देगी। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? सिटी बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट मेनली ड्यू टू। तो हमने ये सारी चीजें सिटी आर्टिफैक्ट में कर रखी हैं, बहुत आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। तो क्या होगा? क्या डिटेक्टर माल फंक्शन की वजह से होता है, पेशेंट मोशन की वजह से होता है, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स की वजह से होता है, या इनएडिक्वेट केवीपी की वजह से होता है? तो सिटी जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होगा वो किसकी वजह से होगा? जल्दी बताएंगे। डिटेक्टर माल फंक्शन की वजह से, रिंग आर्टिफैक्ट, पेशेंट मोशन की वजह से मोशन आर्टिफैक्ट। ठीक है, मोशन आर्टिफैक्ट में जो कार्डियक मोशन हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी मोशन हो गया, या वॉलंटरी मोशन की वजह से हो रहा है, तो ये सारे मोशन आर्टिफैक्ट आते हैं पेशेंट मोशन की वजह से। ठीक है, अब आते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी बीम। तो लो एनर्जी बीम जब क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो हाई बीम बीम में जो एनर्जी बच रही है वो हाई एनर्जी बच रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर में जो होता है, यानी कपिंग और स्टिक आर्टिफैक्ट होता है। तो जैसे कि हम बीम सेंटर में क्या होती है? प्राइमरी बीम ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी हाई होगी, तो वो क्या करेगी? एक्सपोज ज़्यादा करेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये डार्कर एरिया बन जाएगा, और किनारे पे क्या हो जाएगा? ब्राइटर एरिया बनेगा, जिसको क्या कहते हैं? कपिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बीम हार्डनिंग के। बीम हार्डनिंग में स्टिक और क्या होते हैं? कपिंग आर्टिफैक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें पहले बता दी गई, अगर आप अपने वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे क्विक रिव्यू चल रहा है, इसलिए ये चीज़ें थोड़ी जल्दी बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एन एमआरआई ग्रेडियंट कॉइल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो एमआरआई में जो ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं वो किसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं? क्या वो प्रोड्यूस करती हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड को, या आरएफ ट्रांसमिशन को करती हैं, कूलिंग द मैग्नेट करती हैं, स्पेशल एनकोडिंग करती हैं? जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इस एमआरआई वाले वीडियो में इसको भी कराया गया है, तो जल्दी बताएंगे क्या होगा? स्पेशल एनकोडिंग करती हैं। ठीक है, जो
ग्रेडियंट कॉइल होती हैं एमआरआई की। एमआरआई में 3 तरीके की कॉइल होती है। आरएफ कॉइल होती है जो कि आरएफ प्रोड्यूस करती है, रिसीव एंड क्या करती है, डिलीवर करती है आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को। और क्या होती है, ग्रेडियंट कॉइल हो गई। और एक कौन सी कॉइल होती है, सिम कॉइल होती है जो सिमिंग करती है, इन होमोजेनिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, अभी उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, के स्पेस इन एमआरआई कंटेंट्स। जो के स्पेस होता है एमआरआई में वो क्या कंटेंस करता है, क्या वो रा स्पेशल फ्रीक्वेंसी डाटा को कंटेन करता है, या स्टोर करता है पेशेंट वाइटल साइन को करता है, सिटी एटेन्यूएशन वैल्यू को करता है, या फिर अल्ट्रासाउंड डॉपलर शिफ्ट को करता है। तो क्या करता है, के स्पेस की बात हो रही है। के स्पेस क्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, रा स्पेशल फ्रीक्वेंसी डाटा को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है कि गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट जो होता है, एजेंट होता है एमआरआई में, वो प्राइमरली क्या करता है, क्या वो इंक्रीज करता है T2 रिलैक्सेशन को, या शॉर्टन करता है T1 रिलैक्सेशन को, ब्लॉक आरएफ पल्स को करता है, प्रोड्यूस आयनाइजिंग रेडिएशन को करता है। तो जल्दी बताएंगे क्या करता है गैडोलिनियम क्या करता है। गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट जो भी होगा वो क्या करेगा, ये एक तो क्या करेगा, क्या वो इंक्रीज करता है T2 रिलैक्सेशन को भी, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्राइमरली। तो ये क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं सही से तो हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। यहाँ पे अगर प्राइमरली नहीं लिखा होता, कॉमनली लिखा होता तो ये दोनों हो जाते हैं, और यहाँ पे दिख दिया होता ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरली लिखा है। तो हम किस पे जाएंगे, क्या करता है वो शॉर्टन करता है T1 रिलैक्सेशन टाइम को। ठीक है, जिससे क्या होता है कि T1 वेटेड जो इमेज होती है वो ब्राइटर हमें दिखती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, इन एमआर एंजियोग्राफी TOF स्टैंड फॉर, एमआर एंजियोग्राफी जो होती है MRA मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, वो क्या उसमें TOF टेक्निक क्या करती है, स्टैंड फॉर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। TOF की फुल फॉर्म नॉर्मल तरीके से आपसे पूछ रहा है, इतना आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बिना कंट्रास्ट दिए ही क्या करते हैं, वेसल्स की स्टडी करते हैं एमआरआई में। ठीक है, ये एक टेक्निक है एमआरआई की। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लो होगा, ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स होगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, या टोटल ऑनसेट फंक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, सिम कॉइल इन एमआरआई आर यूज टू। तो सिम कॉइल जो होती है एमआरआई में वो किस लिए यूज होती है, क्या एम्पलीफाई करती है आरएफ सिग्नल को, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, स्टिर करती है ग्रेडियंट को, या कूल करती है ग्रेडियंट को, या फिर करेक्ट करती है फील्ड इन होमोजेनिटी को। तो इसका मैंने पहले जिक्र किया था अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट करती है फील्ड इन होमोजेनिटी को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एडेड फिल्ट्रेशन इन एक्सरे ट्यूब्स इज यूज्ड टू। एडेड फिल्ट्रेशन जो होता है एक्सरे ट्यूब में वो किस लिए किया जाता है, क्या किस लिए ऐड किया जाता है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, क्या करता है, रिमूव करता है लो एनर्जी फोटॉन्स को। ये तो क्या कर रही थी, ये बीम हार्डनिंग इसकी वजह से हो रही थी ना। इंक्रीज पेशेंट डोज, फोकस द बीम, रिड्यूस द केबीपी। रिड्यूस केबीपी तो करेगा नहीं, फोकस द बीम पॉलीमीटर करता है, इंक्रीज पेशेंट डोज, क्या एडेड फिल्ट्रेशन का यूज करके हम पेशेंट डोज को बढ़ाएंगे। जी हाँ, एडेड फिल्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव करते हैं लो एनर्जी को। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज लो एनर्जी की वजह से लग रही थी, लो फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से लग रही थी, वो क्या हो जाएगी, उससे बच जाएगा पेशेंट डोज हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो गया। एडेड फिल्ट्रेशन का यूज करने का मतलब यही होता है कि जो इमेज फॉर्म में नहीं हेल्प कर रही है लो एनर्जी बीम्स, उनको क्या करना, फिल्टर आउट करना। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, चाय को छानते हैं ना, तो चाय को जो रिटेंटेड होता है, जो चाय हमें नहीं चाहिए होती, जो चाय में नहीं चाहिए होता है, वो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो वही हमारे है कि जो लो एनर्जी की बीम होती है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके थ्रू, एडेड फिल्ट्रेशन के थ्रू और फिल्ट्रेशन के थ्रू, मतलब इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के थ्रू। और इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और टोटल एडेड फिल्ट्रेशन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब होता है कि जो पहले से ही ट्यूब में इंस्टॉल हो, और ट्यूब के बाहर जो हम कर रहे हैं उसको एडेड फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ये रोटेटिंग एनोड इन एक्सरे ट्यूब प्राइमरली हेल्प्स। जो रोटेटिंग एनोड होता है एक्सरे ट्यूब में वो प्राइमरली क्या हेल्प करता है, क्या वो इंक्रीज करता है फोकल स्पॉट साइज को, क्या डिसिपिएट हीट ओवर ए लार्जर एरिया करेगा, इंप्रूव्स करेगा इमेज कंट्रास्ट को, रिड्यूस करेगा फिल्म करंट को। तो क्या करेगा, फिल्म करंट को रिड्यूस करेगा, नहीं जी, इंप्रूव करेगा कंट्रास्ट को, करता है बट कोई वो इफेक्टिव वैलिड रीजन नहीं है, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, डिसिपिएट हो हीट ओवर ए लार्जर एरिया सोच सकते हैं। क्या इंक्रीज करेगा फोकल स्पॉट साइज को, फोकल स्पॉट साइज को चेंज करेगा, ना कि उसके साइड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बार जैसे मान लीजिए ये है हमारा रोटेटिंग एनोड है, तो ये बार बार अगर घूमेगा तो स्पॉट तो हमारा इतना ही बनाना, इस पे ही आके तो टकरा रही है बीम। ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे ही आके टकरा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, एरिया बार बार हमारी चेंज हो रही है, ना कि हमारा इंक्रीज हो रहा है फोकल स्पॉट साइज। जितना फोकल स्पॉट साइज अगर इतना डिसाइडेड है, इतने भी आके क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। बट क्या हो रहा है, ये साइट हमारी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले टकराया, यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हो गई, फिर दूसरा वाला आया, फिर वहाँ टकराया, फिर वहाँ से प्रोड्यूस हो गया। तो इससे क्या होगा, डिसिपिएट होगी हीट ओवर ए लार्जर एरिया, मतलब पूरे जो जितना भी गोल सा आएगा फिर वो पूरे क्या नाम है, पूरे एरिया पे हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा, और एक्सरे हमारी प्रोड्यूस होती रहेगी और हीट क्या होती रहेगी, डिसिपिएट होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, वन सेक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द एयर गैप टेक्निक यू रिड्यूस स्कैटर बाय। तो एयर गैप टेक्निक किसके द्वारा
एयर गैप टेक्निक रिड्यूसेस स्कैटर बाय किसके द्वारा, तो जो एयर गैप टेक्निक होती है वो रिड्यूस करती है स्कैटर को, ठीक है। स्कैटर रेडिएशन क्या होती है, जो इमेज फॉर्म में हेल्प नहीं कर रही, जिसके पास क्या है, लो एनर्जी है, ठीक है। तो वो उस किस टेक्निक का यूज करके एयर गैप टेक्निक स्कैटर को रिड्यूस कर रही है। पूछने का मतलब ये है, क्या वो यूज कर रही है ग्रिड को, क्या डिक्रीज कर रही है साइड को, क्या इंक्रीज कर रही है ऑब्जेक्ट टू पेशेंट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को, और या यूज कर रही है हायर एमए को। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंक्रीज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। जैसे ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है या पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी है, और ये क्या है, हमारी इमेजिंग प्लेट है, ठीक है। इसके बीच की पहले दूरी इतनी थी, अब यहाँ से हमारी जो एनर्जी आई, फोटॉन्स आए, एक्सरे आया, यहाँ पे इंटरेक्ट हुआ, और पेशेंट से इंटरेक्ट होने के बाद यहाँ से फिर इमेज पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से स्कैटर जो होती है रेडिएशन, वो पेशेंट के नियर बॉडी के जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर जितने नियर हमारा क्या रहेगा, रिसेप्टर रहेगा, तो ये क्या रहेंगे, स्कैटरिंग वाले पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और हमारी इमेज को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। तो स्कैटर से बचने के लिए हमें इसी के बीच की जो दूरी है, यहाँ मान लीजिए पेशेंट है, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारी रिसेप्टर हो गया, तो ये जो दूरी थी स्कैटर की यहाँ तक मूव करने की, उसके पास एनर्जी थी, उसके पास लो एनर्जी होती है, जाहिर सी बात हमें पता है, अगर यहाँ तक ही पहुँच पाएगा तो वो तो रिसेप्टर तक नहीं पहुँच पाएगा ना, तो हमारी इमेज को खराब नहीं करेगा। तो एयर गैप टेक्निक में क्या होता है कि हमने ये ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट से और रिसेप्टर के बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बस यही होता है एयर गैप टेक्निक में, जिसकी वजह से क्या होती है, स्कैटर रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, स्टिचिंग क्या होती है, स्टिचिंग इन रेडियोग्राफी इज मेनली यूज्ड फॉर। तो स्टिचिंग जो प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है, वो हम क्या रेडियोग्राफी में किसके लिए यूज करते हैं, क्या इंक्रीज मैग्निफिकेशन के लिए, क्या इंप्रूव कंट्रास्ट के लिए, या रिड्यूस पेशेंट डोज ड्रामेटिकली, या फिर कैप्चर लॉन्ग बोन और स्पाइन इन वन इमेज। तो स्टिचिंग जो होती है वो करते हैं हम कैप्चर लॉन्ग बोन और स्पाइन इन वन इमेज, ठीक है, ना कि पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए या पेशेंट इंप्रूव कंट्रास्ट के लिए, इंक्रीज मैग्निफिकेशन के लिए, इन तीनों के लिए नहीं करते हैं। हम करते हैं किसको, लॉन्ग बोन हो या स्पाइन हो, उसको एक इमेज में हम करने के लिए करते हैं स्टिचिंग, ठीक है। ये स्टिचिंग क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर से करते हैं चीज़ें। आगे चलते हैं ऑर्थोपेंटमोग्राफी। ऑर्थोपेंटमोग्राफी जिसको ओपीजी कहते हैं, ओपीजी के नाम से फेमस है ये। इट्स प्राइमरली यूज्ड फॉर, किसके लिए प्राइमरली यूज किया जाता है, पैनोरामिक डेंटल इमेजिंग के लिए, चेस्ट इमेजिंग के लिए, साइनस टोमोग्राफी के लिए, टीएमजी आर्थोस्कोपी के लिए। किसके लिए करते हैं सॉरी जल्दी बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैनोरामिक डेंटल इमेजिंग के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको चलते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, वन एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक रेडियोग्राफी, एक ऐसा एप्लीकेशन जो फॉरेंसिक रेडियोग्राफी का हो। क्या एस्टिमेटिक बोन डेंसिटी को एस्टिमेट करते हैं, एज एस्टिमेशन यूजिंग ऑसिफिकेशन सेंटर को करके, मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज या ईसीजी इंटरप्रिटेशन। तो क्या करते हैं, फॉरेंसिक रेडियोग्राफी का एक एप्लीकेशन है, वो क्या होता है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्या हो जाएगा, एज एस्टिमेशन यूजिंग ऑसिफिकेशन सेंटर। ऑसिफिकेशन सेंटर का यूज करके हम क्या करते हैं, एज को एस्टिमेट करते हैं, एज को बताते हैं कि कितने साल का होगा, ये स्कल जो भी है, मतलब स्केलेटन है किसी का भी, उसमें हम क्या करेंगे, एज को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, PENDT एक्ट इन इंडिया प्राइमरली रेगुलेट। तो अब तो ये बन गया है PCPNDT, यानी प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ठीक है, जो किसके लिए किया जाता है, क्या रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड है, नहीं जी, वो अलारा ARB है, इंडिया में तो ARB है, ठीक है। अलारा तो उसका क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, ARB क्या है, बॉडी है। आगे चलते हैं, यूज पेट स्कैनर, क्या पेट स्कैनर के लिए PNDT एक्ट होता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो प्राइमरली रेगुलेट करता है किसको, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को और सेक्स डिटर्मिनेशन को, कौन करता है, PNDT, जो कि अब बन गया है PCPNDT, ठीक है, और या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को। तो जाहिर सी बात है, हमारा आंसर मिल चुका है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। PNDT का मतलब होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, और PCPNDT का होता है, यहीं आगे क्या लग गया, PC, ठीक है। तो PC का मतलब क्या हो जाता है, प्री कंसेप्शन। आगे चलते हैं, 24 में क्या कह रहा है, रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी यूज टू। हमारी सीरीज का भी नाम है रैपिड, यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या आ गया, रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी इज यूज टू। तो रैपिड सीरियल जो रेडियोग्राफी होती है वो किसके लिए यूज होती है, क्या वो सिंगल स्टैटिक एक्सपोजर के लिए होती है, इंप्रूव मेमोग्राफी के लिए होती है, मेजर बोन डेंसिटी होती है, कैप्चर हाई फ्रेम रेट सीक्वेंस एग्जाम्पल इन एंजियोग्राफी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे रैपिड लगा है, रैपिड चीज़ें हम कहाँ करते हैं, एंजियोग्राफी में करते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स की हमें स्टडी करनी होती है, तो हाई फ्रेम रेट चाहिए होती है, ठीक है, हाई फ्रेम रेट सीक्वेंस चाहिए होता है कैप्चर जो करने के लिए। तो वो कहाँ पे होगा, वो हमारा होगा रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी में, ठीक है। रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी यूज कहाँ होती है, एंजियोग्राफी में। एग्जांपल से इस तरीके से जान सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आधे पे पहुंच चुके हैं और हमारा होगा 23 मिनट, यानी कि हम थोड़ा स्लो हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं फास्ट चलने की, देखते हैं कितना फास्ट चल पाते हैं। बाकी
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, ये रैपिड कैसेट चेंजर इज डिजाइन टू, जो रैपिड कैसेट चेंजर होता है वो किसके लिए डिजाइन किया गया, क्या वो स्वैप कैसेट क्विकली ड्यूरिंग सीरियल स्टडी, जब हम सीरियल स्टडी कर रहे हैं तो कैसेट को स्वैप करने के लिए जल्दी जल्दी, या फिर डेवलप फिल्म को फास्टली डेवलप करने के लिए, या क्लीन कैसेट कर ऑटोमेटिकली, कैसेट को क्लीन करने के लिए ऑटोमेटिकली, या डिजिटाइज फिल्म करने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वैप कैसेट क्विकली ड्यूरिंग सीरियल स्टडी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, जैसा कि हमने कल इसमें कर ही लिया था, किसमें, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट में, ठीक है। ये पॉकेट डोसीमीटर इज मेनली यूज्ड फॉर, पॉकेट डोसीमीटर किसके लिए यूज होता है, क्या लॉन्ग टर्म कम्युनिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, या फिर इमीडिएट रीड आउट ऑफ ऑक्यूपेशनल डोज के लिए होता है, या फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए होता है। ओनली वर्ड जहाँ पे लगा रहता है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, और वो ऑप्शन हमारे गलत ही होते हैं, तो इस बात को याद रखना है। सिटी डोज प्रोफाइलिंग, तो क्या सिटी डोज प्रोफाइलिंग के लिए यूज होता है, तो जैसा कि हमने कल देखा था, कल वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे आप जाके देखेंगे जरूर। तो वो क्या करता है, इमीडिएट रीड आउट ऑफ ऑक्यूपेशनल डोज, कोई भी डोसीमीटर होता है वो क्या करता है, ऑक्यूपेशनल के डोज को मेजर करता है, ठीक है। तो वो क्या है, पहली बात तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल और कहीं पे ऑक्यूपेशनल नहीं लिखा है, दूसरा इमीडिएट रीड आउट देता है जो कि एक पॉकेट डोसीमीटर ही है। बाकी सब क्या करते हैं भाई, पहले एक्सपोज होते हैं, देन उसको रीड करना पड़ता है, देन वो क्या करते हैं, हमें डोज देते हैं, ठीक है, रीड आउट हमें ऑक्यूपेशनल डोज मिलता है। तो ये क्या करता है, इमीडिएट देता है, ठीक है, क्या रिजल्ट। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, आयनाइज होता है। कैसे होता है कि रेडिएशन के इंटरेक्शन के बाद आयनाइज होगा, देन डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जितना होगा उस हिसाब से इसका क्या करेंगे, डोज एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल है, किसकी, पॉकेट डोसीमीटर की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, प्रोनाउंसिएशन कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही तो वो आपको अंडरस्टैंडेबल है, आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी बोलने में क्या होता है, वोकैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो 27 में क्या कह रहा है, ये फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर इज यूज टू, फिर फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर किसके लिए यूज होता है, क्या वो पेशेंट मॉनिटर के लिए यूज किया जाता है, पोर्टेबल सर्वे मीटर के तौर पे यूज किया जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोजर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, या फिर प्रोसेसर के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोजर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, थिम्बल आयनाइजेशन चैम्बर इट इज टिपिकली यूज टू मेजर, ये थिम्बल आयनाइजेशन चैम्बर जो होता है वो टिपिकली किसके लिए यूज होता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, क्या एम्बिएंट गामा बैकग्राउंड को, फिल्म स्पीड को, केमिकल कंसंट्रेशन को, या एक्सरे ट्यूब आउटपुट एंड पेशेंट डोज को। तो किसको मेजर करता है, एक्सरे ट्यूब आउटपुट एंड पेशेंट डोज को मेजर करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं 29 पे। वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट लाइक गैस्ट्रोग्राफिन इज प्रीफर्ड फॉर, तो गैस्ट्रोग्राफिन कब प्रीफर करते हैं, क्या स्मॉल बावल स्टडी व्हेन परफोरेशन सस्पेक्टेड, जब स्मॉल बावल की स्टडी करते हैं परफोरेशन सस्पेक्टेड होता है तब करते हैं, या इंट्रावेनस एंजियोग्राफी में करते हैं, या मेमोग्राफी में करते हैं, या आर्थोग्राफी में करते हैं। तो किस में करेंगे, जल्दी बताएंगे, हम किस में करेंगे, स्मॉल बावल स्टडीज व्हेन परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। कोई भी जीआईटी की स्टडी कर रहे हैं जब परफोरेशन हो तो उसमें हम क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे, जो कि गैस्ट्रोग्राफिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, सियालोग्राफी इज एन इमेजिंग प्रोसीजर फॉर, सियालोग्राफी जो होती है वो किसके लिए की जाती है, क्या वो बिलियरी ट्री के लिए की जाती है, सैलिवरी ग्लैंड के लिए की जाती है, या रीनल कलेक्टिंग सिस्टम के लिए की जाती है, नजल साइनसेस के लिए की जाती है। तो किसके लिए की जाती है, जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो क्या है, सीधे हमारा फैक्चुअल बेस फैक्ट बेस क्या है, क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब चलते हैं, ERCP की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, ERCP स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एक्सटर्नल रेट्रोग्रेड कार्डियो प्रोसीजर होगा, इमरजेंसी रेडियोलॉजी सिटी प्रोसीजर होगा, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी होगा, या एंडोस्कोपिक रेडियोग्राफी कोलेंजियो प्रोटोकॉल होगा। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। ई फॉर एंडोस्कोपिक, आर फॉर रेट्रोग्रेड, सी फॉर कोलेंजियो, और पी फॉर क्या हो जाएगा, पैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। कोलेंजियो वर्ड किसके लिए यूज किया गया, बाइल के लिए किया गया है, और किस पैंक्रियाटिक के लिए पैंक्रियाज की यूज किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि हम अपोजिट फ्लो करके, कंट्रास्ट का अपोजिट फ्लो करके हम स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी इज मेनली परफॉर्म टू SS, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी जो होती है जिसको HSG शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए परफॉर्म होती है, क्या वो सर्वाइकल कैंसर के लिए होती है, सर्वाइकल स्पाइन वाली सर्वाइकल नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे P ओवेरियन सिस्ट के लिए, यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए, T फॉर फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी के लिए। तो किसके के लिए करते हैं HSG, जल्दी बताएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी। फैलोपियन ट्यूब की कितनी पेटेंसी है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, HSG करते हैं, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, मैच्योरेटिंग सिस्टोइरेथ्रोग्राफी MCU इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट। तो MCU जो होता है, मैच्योरेटिंग सिस्टोइरेथ्रोग्राफी होती है, वो प्राइमरली किसको डिटेक्ट करती है? क्या वो वेसिको इरेक्टर रिफ्लेक्स को करती है डिटेक्ट, किडनी स्टोन को डिटेक्ट करती है, लीवर सिरोसिस को करती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को करती है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा, लीवर सिरोसिस नहीं होगा, किडनी स्टोन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वेसिको इरेक्टर रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सिस्टो वर्ड लगा है, यूरेथ्रो वर्ड लगा है, दोनों वर्ड से हम क्या समझ पाएंगे? मैच्योरेटिंग वर्ड पहले ही लगा हुआ है, मैच्योरेट हम कहाँ से कर पाएंगे? क्या किडनी तो एक बार समझ में आती, क्या लीवर, क्या पल्मोनरी, इससे कोई रिलेशन है? नहीं जी, कतई नहीं रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा वेसिको यूरेट्रल, यूरेट्रल वर्ड जहाँ पे दिख गया, वेसिको वर्ड जहाँ पे दिख गया, रिफ्लेक्स दिख गया, ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं, आर्थोग्राफी इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट इनटू द। जो आर्थोग्राफी होती है उसमें कंट्रास्ट हम कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? क्या वेस्कुलर ल्यूमन में करेंगे, जॉइंट स्पेस में करेंगे, पेरिटोनियल कैविटी में करेंगे, बिलियरी ट्री में करेंगे? तो कहाँ पे करेंगे, जल्दी बताएंगे। जॉइंट स्पेस में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 34 का क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, सिटी फ्लोरोस्कोपी स्पेशली यूजफुल फॉर। सिटी फ्लोरोस्कोपी जो होती है स्पेशली किसके लिए यूजफुल होती है? होल बॉडी स्क्रीनिंग के लिए होती है, मेमोग्राफी के लिए होती है, रियल टाइम गाइडेंस ड्यूरिंग इंटरवेंशन होती है, या डेंटल इमेजिंग के लिए होती है? तो फ्लोरो वर्ड किसके लिए बना है आप समझ सकते हैं। आप समझदार के लिए क्या होता है, सारा ही काफ़ी होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, रियल टाइम गाइडेंस ड्यूरिंग इंटरवेंशन। जब भी हम इंटरवेंशन कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे सिटी गाइडेड बायोप्सी, ठीक है, उसमें क्या होगा? सिटी फ्लोरोस्कोपी यूज होगी। तो इसका क्या होता है कि रियल टाइम गाइडेंस देता है कि हमें कहाँ जाना है, कोई जैसे गाइड वायर को प्लेसमेंट, किसी चीज़ का प्लेसमेंट करना है इंटरवेंशन लिए, यानी मिनिमम इन्वेसिव तरीके से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिटी फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं या नॉर्मल फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिटी का यहाँ पे हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, डुअल सोर्स सिटी स्कैनर हैज। तो डुअल सोर्स स्कैनर जो सिटी स्कैनर होता है उसके पास क्या क्या होता है? क्या दो डिटेक्टर होते हैं, 2 डिटेक्टर्स एंड 1 ट्यूब होती है, यानी 2 डिटेक्टर 1 ट्यूब होगी, या फिर ओनली 1 एक्सरेटिव सोर्स होगा? तो अगर एक ही सोर्स होगा तो हम उसको डुअल नाम क्यों देंगे, डुअल सोर्स क्यों देंगे? 2 मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट कब से सिटी में यूज होने लगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 एक्सरे सोर्स एंड 2 डिटेक्टर्स एरे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, 36 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब बचे हुए हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको भी करते हैं, सीधे निपटाते हैं। 37 पे आते हैं, कोन बीम सिटी ज्योमेट्री इज कॉमनली यूज्ड इन। तो कोन बीम सिटी ज्योमेट्री जो होती है वो कॉमनली कहाँ पे यूज होती है? क्या वो डेंटल मैक्सिलोफेशियल इमेजिंग के लिए यूज होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होती है, MR एंजियोग्राफी में यूज होती है, अल्ट्रासाउंड में यूज होती है? कहाँ पे यूज होती है? कोन बीम सिटी ज्योमेट्री जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है? डेंटल मैक्सिलोफेशियल इमेजिंग में यूज होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, FNAC। FNAC स्टैंड फॉर, FNAC का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फुल नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी होगा, या फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी होगा, या फिर फोकल न्यूप्लास्टिक एस्पायरेशन चेक होगा, या फिर डी होगा फास्ट नीडल एस्पायरेशन कल्चर होगा? तो क्या होगा, जल्दी बताएंगे। FNAC स्टैंड फॉर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं इसका 39 पे। 39 में क्या कह रहा है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ISC इज यूज टू डिटेक्ट। तो ये कोई मतलब क्या करती है, इस स्टडी में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। मेनली ये क्या DNA सीक्वेंस को करेंगे, ब्लड ग्लूकोज को करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन टिश्यू सेक्शन करेंगे, बैक्टीरियल कॉलोनीज को करेंगे। ऐसा क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि आप क्या कर पाए, जो क्वेश्चन आपने नहीं सुना उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, थोड़े से उसके वर्डों को पहचान के। इम्यूनो वर्ड लगा है, हिस्टो वर्ड लगा है, हिस्टो किसके लिए लगता है, टिश्यू के लिए वो लगता है। क्या कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें कहीं टिश्यू दिख रहा है, एक जगह तो टिश्यू दिखा। अब केमिस्ट्री वर्ड लिखा है, ठीक है, इम्यून लगा है। तो इन दोनों वर्ड से और कुछ हमें मिल सकता है। DNA सीक्वेंस का तो नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को भी नहीं करेंगे। अब हमें दो में कन्फ्यूजन हो रहा है, बैक्टीरियल कॉलोनीज को और स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन टिश्यू सेक्शन। तो टिश्यू हमें मिल गया हिस्टो से, तो सबसे हमें स्पेसिफिक जो हमें जानकारी मिली है वो क्या मिल गई हमें, ऑप्शन सी में, स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन टिश्यू सेक्शंस, ठीक है। इसके लिए करेंगे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस रिफर टू। ल्यूकोसाइटोसिस क्या करेगा, रिफर करेगा, साइटोसिस वर्ड लगा है, ठीक है। तो साइटोसिस में क्या होगा, लो प्लेटलेट्स काउंट होगा। ल्यूको वर्ड लगा है तो वाइट ब्लड के लिए लगा है, तो क्या कहीं वाइट ब्लड लिखा हुआ है, तो इससे जा सकते हैं हम। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी क्या है कि हमने कम सुना है, बट क्या है कि इसको हम आसानी से कर सकते हैं। एलिवेटेड हीमोग्लोबिन, क्या एलिवेशन होगा हीमोग्लोबिन में लेवल में, रिड्यूस करेगा रेड ब्लड सेल्स को, रिड्यूस की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। साइटोसिस वर्ड लिखा गया है जहाँ पे क्या इसको बता रहा है कि नंबर्स में कुछ इंक्रीमेंट ही हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स काउंट होगा। आगे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 पे, प्रोथ्राम्बिन पीटी प्राइमरली असेस विच कोगुलेशन पाथवे। तो प्रोथ्राम्बिन जो पीटी प्राइमरली होती है वो असेस किसको करती है, किस कोगुलेशन पाथवे को, एक्सटेंसिव को करती है, इंट्रेंसिक को करती है, कॉमन को करती है, फाइब्रोनिन लाइटिक को करती है। तो ये प्रोथ्राम्बिन पाथवे होता है जो कि हमारे कहाँ है, कहाँ पे है, फिजियो में,
हाँ जी, फिजियो में भी होगा, ठीक है, फिजियोलॉजी में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको आप देख सकते हैं ओरली, लेकिन वैसे क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, बहुत ना के बराबर आते हैं। ये सिर्फ आपको अटेंड करने के लिए ऐसे बताया जा रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, ये नहीं। और कभी भी कोई भी जो चीज़ें कराई जाती हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि डिक्टो क्वेश्चन आए, अगर डिक्टो आता तो फिर हम महात्मा ना बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस हाँ, अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो तो आपके लिए क्या है कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, ठीक है। बट अगर वो नहीं आता, आपने वो क्वेश्चन कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को भी कैसे अटेंड करना है आप अटेंड करके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेथड आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंसिव पाथवे होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, ब्लीडिंग टाइम इज टेस्ट ऑफ। तो ब्लीडिंग टाइम किसका टेस्ट है, क्या वो कोगुलेशन फैक्टर एक्टिविटी 8 का है, ठीक है, या प्लेटलेट्स फंक्शन का है, या किडनी फंक्शन का है, या लीवर एंजाइम्स का है। तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम इज टेस्ट ऑफ किसका, प्लेटलेट्स फंक्शन का, ऑप्शन बी की करेक्ट। आगे चलते हैं 43 पे। 43 में क्या दे रखा है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मेडिएटेड बाय। तो टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है, किसके द्वारा मेडिएट होती है, ठीक है। मेडिएटर होता है ना मध्य वाला, तो किसके द्वारा की जाती है, मेडिएट किसके द्वारा होती है, क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है, आईजीई के द्वारा होती है, या कंप्लीमेंट के द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आईजीई। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, यहाँ से सीख के जाएंगे। अब ये हमसे क्वेश्चन 44 में पूछा गया, HRCT स्टैंड फॉर। HRCT मतलब क्या होता है, सिटी का मतलब तो हम जानते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी होता है। 1 सेक मार्क ज़्यादा हो गया। सीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एचआर का मतलब जानते हैं क्या, एचआर मतलब हरियाणा होता है, नहीं जी। हाई रैपिड होगा, नहीं। हाई रोटेशन होगा, नहीं। हैवी रेजोल्यूशन होगा, नहीं जी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, हाई रेजोल्यूशन सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, ऐसे ही क्वेश्चन को हम मजे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी पैनिक कंडीशन में नहीं करना है, ऐसे ही हमें एग्जाम में भी करना है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। एंड ऑर्थोपेंटमोग्राफी यानी ओपीजी, अभी जैसे इससे पहले बात हुई थी इसके बारे में। इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इमेज कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, क्या कहाँ पे, ओपीजी में। रोटेटिंग एक्सरे सोर्स एंड रिसेप्टर अराउंड द पेशेंट, क्या एक्सरे सोर्स को यानी एक्सरे ट्यूब को और रिसेप्टर को यानी डिटेक्टर को घुमाते हैं किसके, पेशेंट के हेड के चारों तरफ। रैपिड स्टैटिक एक्सपोजर लेते हैं, साइमल्टेनियस सिटी स्लाइस लेते हैं, यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर करते हैं, मतलब ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे अल्ट्रासाउंड का, ऐसा कुछ नहीं जी। ओपीजी में हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एक्सरे को, एक्सरे सोर्स को और रिसेप्टर को किसके अराउंड, पेशेंट के हेड के अराउंड। आगे चलते हैं 46 में। 46 में क्या कह रहा है, ए डार्क रूम पास थ्रो बॉक्स इज यूज टू। तो जो डार्क रूम में होता है पास थ्रो बॉक्स, वो क्या करने के लिए होता है, क्या वो स्टोर करता है केमिकल को, या फिर ट्रांसफर करता है कैसेट को इन डार्क रूम विदाउट एक्सपोजिंग देम टू लाइट, माउंट करता है फिल्म को, या ड्राई फिल्म फास्टर है। तो क्या करता है, जो 46 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पास बॉक्स जो होता है डार्क रूम में वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है कैसेट को इनटू द डार्क रूम विदाउट एक्सपोजिंग द लाइट। तो जानते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी जो फिल्म होती है वो कितनी लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है। खास करके जो मैनुअल, जब हमारी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती थी तब, तो उसको बचने के लिए, लाइट से बचाने के लिए हम क्या करते थे, पास बॉक्स बनाते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछ रहा है कि जो SMPT टेस्ट होता है, पैटर्न होता है, प्राइमरली किसके लिए यूज किया जाता है, क्या वो ग्रिड अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, कैसेट लोडिंग के लिए किया जाता है, मॉनिटर इमेज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, या फिल्म इमल्सन क्वालिटी के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, ये मॉनिटर इमेज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, व्यू बॉक्स मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स। तो व्यू बॉक्स को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंश्योर करता है, कंसिस्टेंट रेडियोग्राफी टेक्निक को मेंटेन करता है। व्यू बॉक्स करेगा रेडियोग्राफी टेक्निक को, फास्टर प्रोसेसिंग टाइम को करेगा, लोअर पेशेंट डोज के लिए करेगा, यूनिफॉर्म लुमिनेसेंस फॉर विविंग फिल्म। तो अगर हम व्यू बॉक्स को मेंटेन करके रखेंगे तो क्या करेगा, वो यूनिफॉर्म हमें क्या देगा, उजाला देगा, लुमिनेसेंस करेगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, फिल्म को देख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहे हैं, वाल्सल्वा मैनुवर ड्यूरिंग अपर एयरवे इमेजिंग इज यूज्ड टू। तो वाल्सल्वा मैनुवर जो होता है क्या है, एक मेथड है, किसके लिए की जा रही है, ड्यूरिंग अपर एयरवे इमेजिंग इज यूज टू। तो जब अपर एयरवे का हम जब इमेज कर रहे हैं तो उसके लिए वाल्सल्वा मैनुवर यूज की जा रही है। तो क्या चीज़ करने के लिए, क्या डेमोन्स्ट्रेट फेरेंजियल एंड नेजल कैविटी चेंजेस को, क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पता करने के लिए फेरेंजियल और कैविटी चेंजेस जो नेजल कैविटी में चेंज हुए उनके लिए, या इंक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए, इंप्रूव कंट्रास्ट अपटेक के लिए की जा रही है, या मेजर लंग्स वॉल्यूम के लिए की जा रही है। तो किसके लिए की जाती है, डेमोन्स्ट्रेट फेरेंजियल एंड नेजल कैविटी चेंजेस के लिए की जाती है वाल्सल्वा मैनुवर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। फोनेशन ड्यूरिंग लैरेंजियल इमेजिंग हेल्प टू विजुअलाइज। तो फोनेशन
एक क्या है, स्टेप है या प्रोसेस है ड्यूरिंग लेरेंजियल इमेजिंग। जब लेरेंजियल इमेजिंग कर रहे हैं तो फोनेशन क्या करता है, हेल्प करता है किसको विजुलाइज करने में, नेजल टर्मिनेट्स को, वोकल कॉर्ड मोशन को, थायराइड ग्लैंड्स को या पैरानाजल साइनसेस को। तो किसको करता है, वोकल कॉर्ड मोशन को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें थोड़े क्वेश्चन जो थे जिसके बारे में हमने नहीं सुना था, लेकिन उसको भी हमने इसके थ्रू जाना है। तो आगे इसका क्या है कि इसके बाद ही इसका क्या है आंसर है, तो वो मैं PDF अपलोड कर दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, PDF को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, PDF को प्रिंट करा सकते हैं, जो चीज़ें करा सकते हैं। PDF बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है, तो आपके लिए ही है, तो आप उसे क्या करें, यूटिलाइज करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।